आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लासेस में। और हम आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं क्लास 12 की एक नई सीरीज। क्लास 12 में आप लोग यहाँ पे चैप्टर 2 की बात हो रही है। चैप्टर 2 जो हमारा होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैदिक रसायन। तो उस चैप्टर को यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे और जो भी उसमें सवाल होंगे वो सारी चीजें यहाँ पे हल किए जाएंगे। तो इस पार्ट को शुरू करेंगे। आप लोग अपना एनसीईआरटी का जो बुक है वो ले लीजिए और उसी के माध्यम से हम आप यहाँ पे देखेंगे। इस पाठ का अध्ययन क्यों करते हैं तो इसके बारे में अगर आप देखना चाहें तो ये हमारा पाठ 2 वैदिक रसायन पाठ की जो संदर्भ में बता रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। उससे उल्टा विद्युत ऊर्जा का प्रयोग उन रासायनिक अभिक्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए किया जा सकता है जो स्वतः अग्रसारित नहीं होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैद्युत रसायन स्वतः परिवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं में निर्गमित ऊर्जा से विद्युत उत्पादन और विद्युत ऊर्जा का स्वतः परिवर्तित रासायनिक परिवर्तनों में उपयोग किए अध्ययन है। इसका प्रयोग हमें बहुत सारी चीजों में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एक बार अपना एनसीईआरटी अध्ययन करिएगा। उसके बाद से इसमें हम दो प्रकार के सेलों का अध्ययन करते हैं। एक होता है हमारा वैद्युत अपघटन से और एक होता है वैद्युत रासायनिक से। इन चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो हमारा है पहला वैद्युत रासायनिक से, इसके बारे में हम यहाँ पे जानना शुरू करते हैं। इसे डेनियल सेल की संरचना से समझेंगे। डेनियल सेल में आप जो पढ़ेंगे वो एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है और इस रेडॉक्स अभिक्रिया में जो ऊर्जा निर्गमित होती है उसको हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो बात करें यहाँ पे तो आ जाते हैं सबसे पहला जो हमारा सेल है वैद्युत रासायनिक सेल यानी इलेक्ट्रो केमिकल सेल। तो हमारा पहला सेल हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें हम कहते हैं कि केमिकल एनर्जी को चेंज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और एक जो प्रक्रिया होती है स्पॉन्टेनियस होती है यानी स्वतः स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब है स्वतः प्रक्रम। जैसे अगर बात करें हम स्वतः प्रक्रम मतलब जैसे घर पे इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है। जो हमारी बैटरी होती है जैसे लाइट कट जाती है तो बैटरी में रासायनिक अभिक्रिया चालू हो जाती है और वह इन्वर्टर के माध्यम से हमें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर विद्युत प्रदान करता है। तो यह स्वतः प्रक्रम होता है। हमें बाहर से कुछ नहीं देना, बैटरी में खुद से रासायनिक अभिक्रिया होगी और वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, इसलिए इसे स्वतः प्रक्रम कहा जाता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। इसमें हम बात करेंगे डेनियल सेल की। गैल्वेनी सेल या वैद्युत रासायनिक सेल सब एक ही नाम है। यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम के माध्यम से आप लोग देख और समझ सकते हैं। इस डायग्राम को हम थोड़ा सा सही करते हैं और फिर आपको बताते हैं। जैसा कि इसमें दिखा रहा है कि यह सेल निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रिया का एक प्रक्रम है। इस रेडॉक्स अभिक्रिया में
रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। पहला इसको ले लेते हैं। इस तरह की रेडॉक्स प्रक्रिया होगी, उससे उत्सर्जित होगा रासायनिक ऊर्जा, जिसको वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो वैद्युत रासायनिक सेल क्या है, तो कहेंगे कि यह सेल जो रेडॉक्स प्रक्रिया में उत्सर्जित रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। जब इसमें हम देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक बिलियन यह है और एक बिलियन यह है। इन दोनों बिलियनों के वैद्युत अपघट्य में दो यहाँ पे रोड डाला गया है। एक जिंक का रोड है और एक कॉपर का रोड है। इनको एक तार के माध्यम से जोड़ दिया गया। यहाँ पर आप एक वोल्ट मीटर जोड़ते हैं और बीच में एक यू आकार की नली जो होती है, इसको हम लवण सेतु के रूप में जोड़ते हैं, तो हमारा परिपथ पूरा हो जाता है। और एक जब जिंक प्लस तथा कॉपर आयनों की सांद्रता एक इकाई यानी 1 मोल प्रति लीटर लिया जाए और उसका वैद्युत विभव 1.1 वोल्ट हो, इस प्रकार की युक्ति को गैल्वेनी या वोल्टी सेल भी कहा जाता है। यानी डेनियल सेल में ही अगर सांद्रता को 1 मोल प्रति लीटर मान लिया जाए और विद्युत विभव 1.1 वोल्ट प्राप्त हो, तो उसको हम गैल्वेनी या वोल्टी सेल भी कहेंगे। गैल्वेनी सेल में बाहर से कोई विभव लगाया जाए, बाहर से कोई माध्यम जोड़ा जाए, जिसको धीरे धीरे बढ़ाया जाए और उसका जो वोल्टेज है बाई विभव 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाता है, तो धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। तो हम कहते हैं कि अभिक्रिया साम्यावस्था में पहुंच गई है। बाह्य विभव 1.1 वोल्ट से कम होता है तो बैटरी धारा प्रवाहित करती है, विद्युत ऊर्जा देती है, तो वहाँ पे वैद्युत रासायनिक सेल होता है। और बाह्य विभव जब 1.1 वोल्ट से अधिक हो जाता है, तो बाहर से धारा बैटरी को प्राप्त होती है और बैटरी चार्ज होने लगती है, तो वह वैद्युत अपघटनी सेल के समान कार्य करती है। और है कि अगर हमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करना है, तो विद्युतीय ऊर्जा के उपयोग से प्रारंभ कर सकते हैं। दोनों ये सेल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनके बारे में हम कुछ आगे भी पढ़ेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको कि कह रहा है कि जब बाह्य विभव 1.1 वोल्ट से कम है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड हो रहा है और विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की तरफ होता है। बाह्य विभव जब 1.1 वोल्ट के बराबर हो गया, तो कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है और वहां पे आई बराबर 0 दे दिया है। और बाह्य विभव जब 1.1 वोल्ट से अधिक हो गया, उस स्थिति में अब जिंक जो है कैथोड बन गया और कॉपर वाला एनोड बन गया और उल्टी धारा प्रवाहित होने लगती है, यानी बैटरी चार्ज हो रही है। तो इसके बारे में दो चीजें जो दिया है, इसको आप यहाँ पे देख के और लिख भी सकते हैं कि जब बाह्य विभव 1.1 वोल्ट से कम है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक से कॉपर छड़ की होता है और धारा कॉपर से जिंक की ओर प्रवाहित होती है। यानी जिंक एनोड पर से गुजरता है तथा कॉपर कैथोड पर निक्षेपित होता है। अगर हम यहाँ पे लिख के आपको बताएं, तो हम कहेंगे कि ये जो जिंक की छड़ है, इसमें से Zn2+ के रूप में विलयन में घुलता है और Cu2+ जो है, Cu2+ जो आयन है, तो विलयन में से इस पर कॉपर के रूप में निक्षेपित होता है। जब धारा बराबर होगी, तो यहाँ पे कोई भी जो धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि बाह्य विभव और जो सेल का विभव दोनों बराबर है। तो न कोई इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, न कोई विद्युत धारा प्रवाहित होगी, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। बाह्य विभव जब अधिक हो सेल के विभव से,
तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कॉपर से जिंक की ओर तथा विद्युत धारा का प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर होता है, दोनों उल्टा हो जाता है। जिंक इलेक्ट्रोड को अपने क्षेत्र होता है तथा कॉपर इलेक्ट्रोड से जुड़ता है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो Zn2+ है, तो Zn बन जाएगा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके, और यहाँ से Cu विलयन में आएगा Cu2+ के रूप में, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन दोबारा से अब यहाँ पे जमा होते हुए आगे निकलेंगे। तो ये हमारा हो गया कार्य प्रणाली किसी भी डेनियल सेल के लिए। बाय विभव को हम 1.1 वोल्ट मानते हैं। अगर बाय विभव 1.1 वोल्ट से अधिक हो रहा है तो वैद्युत अपघटनीय सेल की तरह कार्य करेगा। इसको हम कहेंगे वैद्युत अपघटनीय सेल। और बाय विभव कम है सेल के विभव से, तो हम कहेंगे वहां पे वैद्युत रासायनिक सेल है। वैद्युत रासायनिक सेल। तो अब एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में, और उसके बाद से हम लोग जब इसके बारे में सारी जानकारी हो जाएगी तो वैद्युत अपघटनीय सेल पे चलेंगे। तो हम बात करते हैं वैद्युत रासायनिक सेल की। वैद्युत रासायनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है कि सबसे पहले तो हम एक डेरिवेशन सेल ले ही लेते हैं। ले लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो जिससे भी आसानी से समझ में आ जाए, वैसे एक हम यहाँ से ले लेते हैं। लेकिन वो हमने ले लिया, और इसी के माध्यम से अब यहाँ पे समझ लेंगे। तो बात करते हैं जैसे कि सबसे पहले दो पात्र लिया गया, तो दो पात्र ले लिया गया, तो जैसे एक पात्र ए हो गया और एक पात्र ए हो गया। इसको हम कर लेते हैं बायां पक्ष, और इसको कर लेते हैं दायां पक्ष। दो बर्तन रख लिया गया, पात्र रख लिया गया, जिसमें एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ। बाईं तरफ हमने विलयन लिया है जिंक सल्फेट का, तो जिंक सल्फेट का हमने विलयन ले लिया। और दाईं तरफ हमने विलयन ले लिया कॉपर सल्फेट का, जिसको वैद्युत अपघट्य भी कहा जाता है। तो जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट और कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट इसमें भर दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। जिंक सल्फेट में जो धातु होता है जिंक। तो जिंक धातु का ही एक हमने एनोड बना लिया, इलेक्ट्रोड बोला जाता है कि जिंक इलेक्ट्रोड है। और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर धातु होता है, तो उसी का एक इलेक्ट्रोड और ले लिया, कॉपर का इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले रेडियल सेल बनाने के लिए हमने जो जो चीजें जरूरी है वो हम लिख लेते हैं लाइन बाय लाइन। कि दो पात्र लेंगे, दो पात्र लिए। दूसरा चीज ये है कि बायां पात्र जो है उसमें हमने जिंक सल्फेट का विलयन लिया, और जो दायां पात्र है उसमें हमने कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया। इसे हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो वैद्युत अपघट्य लिया गया जिंक सल्फेट का और कॉपर सल्फेट का। अब इन वैद्युत अपघट्य में हम
जिंक सल्फेट के वैद्युत अपघटन में जिंक का इलेक्ट्रोड लेंगे, जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया, और कॉपर सल्फेट के वैद्युत अपघटन में कॉपर का इलेक्ट्रोड लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक संरचना बनकर तैयार हो गई। चौथा काम यह है कि दोनों इलेक्ट्रोडों को एक तार के माध्यम से जोड़ देते हैं, जिसमें तार के बीच में एक धारा मापी लगा होता है, वोल्टमीटर जिसे बोलते हैं, जो हमें बताता है कितना वोल्ट मीटर का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। डैनियल ट्यूब के लिए 1.1 वोल्ट होता है। यह पाठ्यांक बताता है कितनी धारा बह रही है, अलग अलग हो सकता है। अलग अलग इलेक्ट्रोडों के लिए हम डैनियल सेल की बात करें तो वहाँ पे 1.1 वोल्ट माना जाता है। अब परिपथ को पूरा करने के लिए जो सबसे पांचवा जरूरी चीज है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, साल्ट ब्रिज, जिसको हम लवण सेतु भी बोलते हैं। इस लवण सेतु को यू की जो उल्टी यू आकार का उल्टा होता है नली बनाते हैं, और उसको जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं, जिससे परिपथ हमारा क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो यहाँ से चलना चालू हुआ, फिर ऐसे हुआ, और ये घूमते हुए पुनः इस विलयन में आ गया, तो एक परिपथ हमारा पूरा हो जाता है। अब तो पांचवा काम है लवण सेतु लेना, जिसमें अगर अगर या केसीएल भरा होता है, केसीएल का विलयन भरा होता है, विलयन होता है। तो इन सारी चीजों को लेके और हम क्या करते हैं, एक परिपथ तैयार करते हैं वैद्युत रासायनिक सेल के लिए। अब इसमें क्या अभिक्रिया होती है क्या नहीं होती है, अगर ये आपको जब समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं और फिर से देखते हैं। चलिए फिर से वो चुप लिया और बात करते हैं। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया चालू होगी वो एक रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। रेडॉक्स अभिक्रिया अपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। रेडॉक्स अभिक्रिया में होता क्या है, तो इसकी परिभाषा होती है कि जब ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही अभिक्रिया में एक साथ एक ही समय पर हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में होगा क्या, तो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, एक को हम कहेंगे एनोड और दूसरे को कहेंगे कैथोड। तो कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा, तो बाईं तरफ हम लेते हैं एनोड और दाएं तरफ हम लेते हैं कैथोड। एनोड पर हमेशा होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और कैथोड पे होता है अपचयन। अगर बात करें एनोड हमारा लेफ्ट साइड में रहता है, इस पर ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड राइट साइड में होता है और इस पर रिडक्शन होता है। तो आप समझ गए कि ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा, रिडक्शन रिडक्शन दोनों चीजें होगी। क्या अभिक्रिया हो रही है, तो जो हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है
एनोड पर जिंक 2+ में जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और कैथोड पर Cu2+ मौजूद होता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Cu में चला जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और आवेश में वृद्धि होती है, तो उसको अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। और जब आवेश में कमी होती है या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। टोटल जो अभिक्रिया है, अगर इसको जोड़ के लिखे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तो कट जाएंगे। हमें दिखाई देगा कि जिंक बाईं तरफ, साथ में Cu2+ बाईं तरफ हमें दिखाई दे रहा है। फिर तीर के इधर जिंक 2+ और साथ में Cu दाईं तरफ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। इस तरह से इस सेल में अभिक्रिया होती है, और इसमें से जो ऊर्जा निकलता है, उसी ऊर्जा को यह वैद्युत रासायनिक सेल विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस कारण इसको वैद्युत रासायनिक सेल भी कहा जाता है। अब कितना विभव का अंतर हो रहा है, तो चूंकि अभिक्रिया को देखें तो यहाँ से जो जिंक है, ये बिलियन में आएगा जिंक 2+ के रूप में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ देगा। तो ऐसे अगर बहुत सारे जिंक बिलियन में आ रहे हैं 2+ बन के, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ देंगे। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, तो माइनस 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 पूरा माइनस इकट्ठा होगा, तो यह टर्मिनल हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो एनोड हमारा निगेटिव टर्मिनल बन जाता है। और कॉपर Cu2+ बिलियन में मौजूद होता है, 104 माइनस मौजूद होता है। तो Cu2+ इस पे जमा होता है Cu बन के, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको इकट्ठा करता है, और Cu उसको ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित, माइनस को धन आवेशित ही करेगा, तो धन टर्मिनल बन जाता है। तो कैथोड हमारा होता है धन टर्मिनल, और एनोड होता है ऋण टर्मिनल। याद करने के लिए संक्षेप में हम लिखते हैं, लोन शब्द से इसको याद रखा जा सकता है कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है, और इसको एनोड कहा जाता है, और ये निगेटिव होता है। निगेटिव मतलब ऋणात्मक। तो आप समझ गए। ठीक इसके उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, कैथोड वाला हो जाएगा कि लेफ्ट का उल्टा दाया, राइट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन, एनोड का उल्टा कैथोड, और निगेटिव का उल्टा हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसके उल्टा हम कैथोड को मान के चलते हैं। अब ये अब क्रिया क्या हुआ कि यहाँ पे बिलियन में धनायन दिखाई दे रहे हैं हमें, बहुत सारे धनायन बिलियन में जमा हो जाएंगे, और यहाँ पे माइनस माइनस। तो प्लस और माइनस के डिफरेंट के कारण इन पर कुछ पोटेंशियल आ जाएगा, विभव आ जाएगा, जिसको इलेक्ट्रोन पोटेंशियल बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और कॉपर यहाँ पे धनायन है। तो इस कारण से प्लस और माइनस में यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रोन पोटेंशियल जमा हो जाएगा। अब इन दोनों को स्टार के द्वारा जोड़ा गया, तो यहाँ पे जो है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा, उसको हम कहेंगे कि ई सेल। क्या कहेंगे, ई सेल। इस सेल का जो विभवांतर होगा, वैद्युत वाहक बल होगा, तो वह किसके कारण है, तो हम हमेशा लिखेंगे ई दाया माइनस ई बाया। इतना हमारा ई सेल यहाँ पे दिखाई देगा। ई सेल क्या है, तो ई सेल दाईं तरफ हमारा कैथोड होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो दो चीजें यहाँ से याद रख के चलना है कि ई सेल हमेशा ई दाया माइनस ई बाया होगा, या ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड होगा। जब इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई, तो अब ई सेल के बारे में थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं हम। लिख लेते हैं दोबारा कुछ। ई सेल
बराबर ई दायां माइनस ई बायां, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई सेल जो है दाईं तरफ होता है कैथोड और बाईं तरफ होता है एनोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसी को दोबारा से लिखे तो लिखेंगे ई सेल बराबर, मैंने सेल का वैल्यू तो आठ बल ये हो जाएगा कैथोड पे। और चूंकि यहाँ पे एक चीज और चीज देख लेंगे कि आईपीएससी के अनुसार, आईयूपीएससी के अनुसार रिडक्शन पोटेंशियल को, रिडक्शन पोटेंशियल को ही इससे भी माना गया है, माना गया है। यानी अपचयन विभव को, तो अपचयन विभव लिखते समय हमेशा आयन को पहले लिखेंगे, लिखेंगे Cu2+ से Cu में जा रहा है। जिंक पर अपक्रिया होती है Zn से Zn2+, लेकिन ये होता है ऑक्सीकरण। तो इसका जब अपचयन विभव लिखना होगा तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे Zn2+ से Zn में जा रहा है। तो ये ऑक्सीकरण अपक्रिया है, इसका ये अपचयन हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कैथोड पे क्या होता है कि Cu2+, तो Cu में और माइनस ई एनोड जिंक 2+ से Zn में जा रहा है। तो ये हमारे सूत्र बन के तैयार हो गए। यहीं पे गैल्वेनी सेल की बात की जाए तो गैल्वेनी सेल हमारा कहता है कि सारी चीजें स्टैंडर्ड लिया जाए, स्टैंडर्ड यानी मानक, यानी जो वैद्युत अपघट्य की सांद्रता है, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन वो 1 मोल प्रति लीटर हो, टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन हो, जो प्रेशर है 1 atm के बराबर हो। तो जब ये सारी चीजें वन मान ली जाएंगी तो उस समय जो हमारा ई सेल होगा इसको हम ई नोट से लिखेंगे, मानक सेल विभव। तो जो हमारा कैथोड का होगा वो भी हमारा मानक कैथोड विभव हो जाएगा, और जो एनोड का विभव होगा वो भी मानक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नोट लगा देते हैं और इसको मानक पढ़ा जाता है। तो मानक सेल विभव ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड हो जाता है। इसको लिखें ई नोट सेल, तो हो जाएगा मानक ई Cu2+ से Cu माइनस ई Zn2+ से Zn, यहाँ भी हम मानक लगा देंगे। तो ये मानक सेल विभव हो जाएगा। इतनी सारी बातें अगर समझ में आ गई तो अब मानक अवस्था में आप सेल विभव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक सूत्र बन गया आपका। बात करते हैं सेल विभव ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो नोट करके एक चीज लिखेंगे कि सिंगल इलेक्ट्रोड का ई सेल ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो आईपीएससी ने सुझाव दिया
कि अगर कोई इलेक्ट्रोड है और उसका हमें ई सेल ज्ञात करना है तो उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ेंगे। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर और पुनः उस अकेले इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है। तो ई सेल जो होगा वो हाइड्रोजन का जब निकालेंगे तो हमेशा शून्य माना जाता है, तो जीरो आएगा। तो जो हमारा बैटरी में जो पाठ्यांक होगा हाइड्रोजन का अगर जीरो है तो जो भी यहाँ पे वोल्टेज दिखाएगा केवल इसी इलेक्ट्रोड का दिखाएगा, तो वो इसका मान हो जाएगा। और इसके आधार पर जब बारी बारी से इलेक्ट्रोडों को जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ रख के देखा गया तो एक श्रेणी तैयार हुई जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और वहां से जो मान ज्ञात हुए वो मानक ई सेल ज्ञात हुए। जैसे जब कॉपर को हाइड्रोजन के साथ रखा गया और वहां पे जब इसका पाठ्यांक देखा गया तो इसका मान आया 0.34 वोल्ट। ये जो 34 वोल्ट मान आया हाइड्रोजन का, इसको मानक मान लिया गया कि अब इसको कहीं भी रखेंगे तो कॉपर के लिए इसका मान हमेशा वही रहेगा। उसी तरह जब जिंक को रखा गया और जिंक का मान देखा गया 298 केल्विन पे या मानक अवस्था में, तो उसका जो मान आया वो आया -7.6। जब जिंक इलेक्ट्रोड को अपचयन विभव देखा जाए तो अपचयन विभव के लिए पहले आयन लिखेंगे और फिर से अपक्रिया को दर्शाएंगे। तो जब इसके लिए हाइड्रोजन के साथ रखे देखा गया तो इसका आया -0.76 वोल्ट। इन दोनों मानों को जब डेनियल सेल में रखा गया तो वहां से डेनियल सेल की जो ई नोड सेल था वो था ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो एनोड पर तो हमारा जिंक होता है और कैथोड पे होता है कॉपर। ई नोड सेल जब यहाँ से मान निकाला गया तो ये देखा गया कि कॉपर का 0.34 वोल्ट माइनस एक माइनस लग लिए और इसका मान आया 0.76 वोल्ट। तो यहाँ से जब मान निकाला गया 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट और माइनस माइनस हो गया प्लस 0.76। जब इसको जोड़ा गया तो ये आया 1.10 वोल्ट। तो इसलिए डेनियल सेल का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है 1.1 मान के चलते हैं। अब जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी है उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। ले लेते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। कोई भी सीरीज आप उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पे तीर बनाया है, तो इसको हम ले लेते हैं और फिर इसी के माध्यम से समझते हैं।
ठीक है। थोड़ा सा भी इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं, ऐसा करते हैं। आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ ही तत्वों के लिए दिया गया है, आप यहाँ पे ध्यान दें। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले तो हाइड्रोजन वाले को देख लीजिए। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है। हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पे कॉपर दिया है, जिसका +3,4 वोल्ट है, जो रेडियोसल के लिए अभी हम आपको बता रहे थे। और दूसरी चीज, जो जिंक था वो था -0.76, कॉपर था 0.34 वोल्ट। ये हाइड्रोजन का शून्य। नीचे से अगर आप यहाँ ऊपर की तरफ जाते हैं तो लिथियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन तक इसका मान माइनस से 0 की तरफ आ रहा है, फिर प्लस की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो हम कहेंगे अपचायक क्षमता जो नीचे की तरफ बढ़ती है, जितना ज्यादा मान माइनस में अधिक होगा उतना ज्यादा अपचायक क्षमता होगी, और जितना ज्यादा प्लस में होगा उतना ही अपचायक क्षमता कम होगी। तो इस सीरीज को आप याद भी कर सकते हैं, नहीं याद कर सकते हैं तो जो आपका पेपर होगा उसमें मान दिया रहता है, तो आपको अलग से निकालना नहीं पड़ता है। आगे कुछ जब सवाल आएंगे तो हम आपको बारी बारी से उसको दिखाएंगे और समझेंगे। तो ये तो बात हो गया कि ई नोट सेल, यानी मानक सेल विभव हमें ज्ञात करना हो तो सीरीज के माध्यम से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सांद्रता है वो हमारी 1 मोलर न हो, टेम्परेचर 298 ना हो, कुछ और दे दे, या जो परिस्थिति में मानक न हो, जैसे प्रेशर हमारा 180 ना हो, इसमें से कुछ भी परिवर्तन हो जाए, तो फिर इस विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हम ई नोट सेल नहीं ज्ञात कर सकते। तो वहां पे हम ज्ञात करते हैं ई सेल। और ई सेल ज्ञात करने के लिए एक वैज्ञानिक थे, नॉस्ट। नॉस्ट ने अपना इक्वेशन दिया, जैसे नॉस्ट इक्वेशन कहते हैं। और नॉन इक्वेशन हम पहले लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि ये इसमें कौन कौन सी चीजें क्या क्या दी हुई है। तो बात करेंगे यहाँ पे नॉट इक्वेशन की, एक हेडिंग डालेंगे और वहां से हम लिखना चालू करेंगे। तो चलिए नॉन इक्वेशन पे चलते हैं। नॉस्ट समीकरण, नॉट इक्वेशन जो होता है उसमें हम किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। नॉट ने इक्वेशन दिया कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल -2.303 अपॉन NF log। ऊपर होगा प्रोडक्ट की सांद्रता और नीचे होगा रिएक्टेंट की सांद्रता। जैसे डेनियल सेल की बात करें तो जो हमारा Zn होता है, Pb प्लस होता है, Zn2 प्लस होता है और CO होता है। तो जो इसमें आयन है उन्हीं की सांद्रता देखी जाती है, क्योंकि जो ठोस अवस्था में होते हैं उनकी सांद्रता एक हो जाती है। तो एक से भाग दे गुणा करे तो एक ही रहता है, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। तो हमें आयन के ध्यान देना है। तो जो तीर के पहले होते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट,
और फिर के बाद जो होता है उनको बोलते हैं प्रोडक्ट। इनकी हम सांद्रता को लिखेंगे। दूसरा चीज आ गया कि आर क्या है। तो आर हमारा रेट बाइंडिंग नियतांक होता है कि समान होता है 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। टी हमारा जो टेम्परेचर होता है, ये होता है टेम्परेचर। एफ होता है फैराडे, इसका मान होता है 96500 या 96487 भी आपको दिखाई देगा। यन होगा कि रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं अभिक्रिया में, रेडॉक्स प्रक्रिया में, तो उनकी जो संख्या होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, यन। ए नोट सेल को वैद्युत रासायनिक जो सीरीज होगी इसी के माध्यम से देख लेंगे, या वो दिया रहेगा मान। तो जब सब सारी चीजों का मान रखेंगे तो हमें ई सेल ज्ञात हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मान समीकरण में हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है। इसी सूत्र को थोड़ा सा और सरलीकरण किया जाए तो देखेंगे कि आर का मान तो निश्चित है, एफ का मान निश्चित है। तो टेम्परेचर अगर मान लेते हैं कि 298 केल्विन हो या 25 डिग्री सेल्सियस हो, दोनों एक ही चीज है। केल्विन में 298 और सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इन तीनों को निश्चित माना जाए तो ये समीकरण तो होता है वो चेंज हो जाता है। अब इसको हटा देते हैं, इसका कोई आवश्यकता तो है नहीं, इसको हटाएंगे। और यहीं पे हम लिखेंगे बारी बारी से दोबारा। यदि टेम्परेचर कितना हो, 298, एफ का मान निश्चित है और आर का मान निश्चित है। अगर सबको रख दिया जाए तो हम हल करेंगे तो ई सेल बराबर एक नया सूत्र तैयार हो जाएगा। तो होगा ई नॉट सेल माइनस 0.059, कहीं कहीं वन भी लिखा रहता है आगे, यन बटा यन लॉग प्रोडक्ट की सांद्रता और बटा रिएक्टेंट की सांद्रता। तो एक सूत्र और तैयार हो जाएगा। तो इस सूत्र को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ज्यादातर इसी सूत्र का प्रयोग होता है। तो ये दो सूत्र तैयार हो गए। अगला बात करें इसमें, फिर मान लीजिए 1.1 वोल्ट है, यन मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ये तो मान आसानी से हम रख सकते हैं। और ये लोग की बात, लोग हल करते समय आपको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो लोग के लिए हम दो चार चित्रों का प्रयोग करते हैं, जिसको हम यहाँ पे अलग से आपको दिखा दे रहे हैं कि जब भी लोग आए प्रश्न में तो उसको हल कैसे करना है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि लोग वन की तो वैल्यू होती है वो होती है 0। लॉग टेन की वैल्यू होती है वो होती है 1। यानी 1 से 10 के बीच में जो वैल्यू होगी, 0 से 1 के बीच में होगी, इतना आपको जान रखना है। अगला सूत्र है हमारा, लॉग दो पद दिए हैं उसके साथ, जैसे मान लो ऊपर को दिया है और नीचे को दिया है। तो यम एक पद को मान लीजिए, दूसरे पद को यम, सर उसको हम छोड़ सकते हैं, लॉग यम माइनस लॉग यन। उसी तरह log m इंटू n क्या बराबर हो जाता है, log m प्लस log m। इसके अलावा मान लीजिए कुछ घात में दिया हो तो log m के पावर n हो, तो घात पहले चला जाता है तो हो जाता है 1 log m। जब इस सूत्र में आप देखा है तो यह है 2.303।
ये हमारा असल में जो ये लॉग होता है, लॉग बेस की होता है। तो जब लॉग बेस ई हो, तो इसमें जब 2.3 जीरो 3 से गुणा करते हैं, तो ये लॉग 10 में बदल जाता है, लॉग बेस 10। तो बात कर लेते हैं कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया दिया है, तो बार बार हम जो सेल बना रहे हैं उस सेल को शॉर्टकट में हम बनाते हैं, और उसको बना के यहाँ पे आपको समझाते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दिया हो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दी हो तो उसको समीकरण से कैसे व्यक्त करेंगे, और समीकरण को सेल बना के कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया जैसे हमारे डेनियल सेल की रासायनिक अभिक्रिया होती है कि जेड एन Cu2+ को 2 इलेक्ट्रॉन लेके खुद Zn2+ में चला जाता है, और Cu2+ का अपचयन हो जाता है। तो इस अभिक्रिया का क्या है कि अगर सेल बनाएंगे तो बार बार दो बर्तन लेके और ऐसे आप सेल बनाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम ऐसे ना बनाते, हम डायरेक्टली उनको बायां और दायां पक्ष के हिसाब से बनाते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारा बायां पक्ष हो गया, और ये हमारा दायां पक्ष। बीच में एक लोअर सेतु होता है, तो उस लोअर सेतु को हम दो खड़ी लाइनों से दर्शाते हैं। बाईं तरफ जो प्रक्रिया होती है उसको बाईं तरफ दिखाते हैं कि जेडन से Zn2+ में जाता है, और दायां तरफ जो हमारी अक्रिया होती है वो होती है Cu2+ से Cu में जाता है। तो एक सेल को बनाने के लिए, दर्शाने के लिए आप सीधा सीधा ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें जो बात है कि अगर कोई भी रासायनिक प्रक्रिया में है कि सेल बनाइए, तो आप सीधा सीधा ऐसे ही सेल बनाएंगे कि ये हमारा सेल है। इसके जगह पे अगर दूसरा कोई भी रासायनिक प्रक्रिया जैसे कहे कि सेल बना के दर्शाइए, तो सेल बनाने के लिए आपको सीधा सीधा करना क्या है कि बायां और दायां पक्ष लिख लेना है। और बायां दायां पक्ष लिखने के बाद आपको करना क्या है, तो जो अपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है, तो बायां तरफ ऑक्सीकरण को दर्शा देंगे और दायां तरफ अपचयन को। तो सेल बनके तैयार हो जाएगा, और बीच में एक लवण सेतु के लिए आपको डबल लाइन देना पड़ेगा जो लवण सेतु को दर्शाएगा। तो कहे कि एक रासायनिक अभिक्रिया है, और इसका क्या करिए कि आप सेल बना के दिखाइए। जैसे दिया Mg2Ag+ को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और खुद बन जा रहा है Mg2+, और यहाँ से 2Ag प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए सेल बनाइए। तो आपको करना क्या है, तो जो अंक दिया है इन अंक से हमें कोई मतलब नहीं है, गुणांक से हमें केवल आयन और ठोस अवस्था में जो चीजें हैं उनको देखना है। तो हम लिखेंगे बायां पक्ष, लिखेंगे दायां पक्ष। इससे आसानी हो जाएगी कि आपको कहाँ ऑक्सीकरण दिखाना है और कहाँ चयन दिखाना है, ये आपको क्लियर रहेगा। तो क्या है कि सेल बनाइए। तो हम लिखेंगे कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो देखेंगे कि Mg के आवेश में वृद्धि हो रही है, तो हम लिखेंगे कि Mg, तो Mg2+ बन रहा है, और बीच में एक लवण सेतु के लिए डबल लाइन दिखा दी है। और अपचयन दायां तरफ होता है, तो दायां तरफ क्या हो रहा है कि Ag+ Ag में क्या आ रहा है। तो ये सेल बन के तैयार हो गया। ठीक है। तो कोई भी रासायनिक प्रक्रिया दे, आपको सेल बनाना है, तो सीधा सीधा याद रखना कि बाया लेफ्ट हैंड साइड और दाया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑक्सीकरण वाली अक्रिया, और राइट हैंड साइड में अपचयन वाली अक्रिया आपको दर्शा देना है। आपका सेल बन के तैयार। बीच में एक लवण सेतु के लिए डबल खड़ी लाइन डाल देनी है, तो हो जाएगा लवण कोई। ये हमारा सेल हो गया।
इसी के साथ एक और चीज बात कर लेते हैं। जो हमारा नॉन इक्वेशन है वो है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस, मान लो कि 298 केल्विन पे क्रिया हो रही है, तो शीघ्र उसी पे लिख रहे हैं 0.059 बटा एम लॉग स्टेट प्रोडक्ट की सांद्रता बटा रिएक्टेंट की सांद्रता। तो यहाँ पे अगर कहे कि आप क्या करिए, ए के ए मूल्य लीजिए, बी के बी मूल्य लीजिए, सांद्रता दिया हुआ है कि ए के इतने मोल, बी के बी से हमें सी के 3 मोल प्राप्त हो रहा है और साथ में डी के 2 मोल। इसके लिए रेनॉल्ड्स समीकरण लिखिए। तो आपको करना क्या है, बस यहाँ पे एक दोबारा इसके लिए जब ए सेल लिखेंगे तो लिखेंगे ई सेल बराबर ई नोट सेल तो वही रहेगा माइनस 0.059 बटा ईयर लॉग प्रोडक्ट की सांद्रता। तो प्रोडक्ट दो है, सी और डी, तो इसके लिए दो ब्रैकेट बना लिए और रिएक्टेंट भी दो है, ए और बी, तो ये बना लिए। मान लीजिए यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। अब इनके जो गुणांक होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, इनको हम इनकी घात के ऊपर लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि सी का सी का, डी का डी का, ए का ए का और बी का बी का। तो इस सूत्र को याद रखेंगे। अब इसमें जो आयन होंगे उनकी सांद्रता दी रहेगी, आयनों की सांद्रता तो दी रहेगी, और जो हमारा ठोस रूप में होगा या आयन नहीं होगा उनकी सांद्रता नहीं दी होगी तो उसको वन मानेंगे। तो वन का कोई भी स्क्वायर करिए वन ही होगा, और वन से किसी चीज में गुणा करें या भाग करें सब वो वन के बराबर ही होता है। तो इसी कारण डायरेक्ट हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिखते हैं और उसमें आयनों का ही सांद्रता जो दिया रहता है उसको लिखते हैं। उसमें जैसे मान लीजिए अभी एमजी वाला जो देखे थे, एमजी 2 एजी प्लस और साथ में Mg2 प्लस और 2 एजी, तो इसके लिए रेनॉल्ड्स समीकरण लिख रहे हैं। तो बाकी सारी चीजें तो वही रहेगी। आपको मान लिखते समय जो आया ना उन्हीं को लिखना है, बाकी सारी चीजों को नहीं दर्शाना है। तो हम लिख देंगे 0.059 बट्टा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो यानी की जगह पे 2 भी लिख सकते हैं, लॉग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में Mg2 प्लस आयन है तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह पे लिख सकते हैं Mg2 प्लस आयनों की सांद्रता, और बटा रिएक्टेंट में एजी प्लस है तो एजी प्लस लिखेंगे, और दो से गुणा है तो दो इसकी घात में चला आएगा। तो इस तरह से आपको समीकरण में मान रखना है और उसको हल करना है। तो अब निर्णायक समीकरण में जो सारी चीजें आपको बतानी थी वो सारी चीजें बता दी गई है। एक सवाल लेते हैं और सवाल लेके हल करके दिखाते हैं कि इसका मान कैसे निकालते हैं। तो आते हैं अगले